स्वर वर्ण ध्वनियों के प्रकार की बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो दो होता है स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो आज मैं स्वर वर्ण पर चर्चा करूंगा। ध्यान से सुनेंगे, एक एक उदाहरण के साथ स्पष्ट करने जा रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। पहले आते स्वर कहते किसको, स्वर क्या कहलाते हैं, कैसे परिभाषित करेंगे। तो वे वर्ण ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में हवा मुख विवर में अबाध गति से निकलती है, स्वर कहलाते हैं। फिर से मैं दोहरा देता हूँ, वे वर्ण ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में हवा मुख विवर में अबाध गति से निकलती है, स्वर कहलाते हैं। अबाध गति से मतलब उसमें कोई अवरुद्ध नहीं उत्पन्न होता है। मुख से जो वर्ण निकलेगा, जो ध्वनि करते समय जो हवा निकलेगा, एकदम स्वतंत्र रूप से बाहर निकलेगा। तो वैसे वर्ण ध्वनियों को हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। यहाँ मैं लिखा भी हूँ, आपको दिखा दूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे, समझ में आ जाएगा। लिखे हैं, वे वर्ण ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में हवा मुख विवर में अबाध गति से निकलती है, स्वर कहलाते हैं। ये क्लियर। अब आते हैं वर्गीकरण। अब यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि अब आते हैं स्वर के वर्गीकरण के आधार वर्गीकरण पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो क नंबर पर स्थान पर आधारित स्वरों का वर्गीकरण, मैंने उच्चारण स्थान की मैं बात कर रहा हूँ। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हम लोग 7 करते हैं। किसी व्याकरण में 7 देखेंगे, किसी में 8 देखेंगे। अभी हम 8 की बात कर रहे हैं कि उच्चारण स्थान पर आधारित स्वरों का वर्गीकरण 8 भागों में इसको बांटा गया है। सबसे पहला कंठ, यानी जिसका उच्चारण कंठ की सहायता से हो उसको कंठ बोलते हैं। जैसे अ, ये देखिए कंठ से आवाज निकल रहा है, आ कंठ से आवाज निकल रहा है, ये होता है कंठ। दूसरा इसमें आता है तालव्य, यानी जिसका उच्चारण तालु से होता है। ये मुंह का जो ऊपर पोर्शन होता है तालु, तो तालव्य उसको लगता है। जैसे छोटी ई, बड़ी ई, ये होता है। तीसरा आते हैं मूर्धन्य, मूर्धा। आप समझते हो कि मूर्धा, तो मूर्धा से जिसका उच्चारण होता है मूर्धा की सहायता से, उसको बोलते हैं मूर्धन्य स्वर। जैसे री। चौथा होता है दंत, दंत की सहायता से उसका उच्चारण होता है, यानी कि जीभ दंत के पास आती है, उसको बोलते हैं दंत स्वर। जैसे री, देखिए कि जीभ दंत के पास जाकर टकराए, री। पांचवा आते हैं ओष्ठ स्वर, यानी ओष्ठ की स्थान, उसका ओष्ठ से उच्चारण होता है, ओष्ठ की सहायता से उच्चारण होता है। जैसे देखिएगा ऊ, ये देखिए ऊ, बड़ा ऊ, यानी ऊ जब भी बोलेंगे तो उसको बोलते हैं ओष्ठ। अब आते हैं छठा पर कंठ तालव्य, कंठ से और तालु से दोनों के सहायता से। ये उच्चारण स्थान यही दो उच्चारण स्थान है, कंठ और तालव्य। दोनों का संयुक्त रूप से जब उच्चारण होता है, यानी दोनों स्थानों को संयुक्त रूप प्रयोग किया जाता है जिस उच्चारण में, उसको कंठ तालव्य बोलते हैं। ए, कंठ और तालु दोनों का होता है। ए, यानी जीभ ऊपर सटता है, कंठ से आवाज निकलती है, ये होता है कंठ तालव्य। सातवां में होता है नासिक्य। नासिक्य क्या होता है? अनुस्वार, बिंदु जो देते हैं ना, उसको नासिक्य बोलते हैं, नासिक्य स्वर। जैसे हम लोग बिंदु देते हैं, वो नासिक्य कहलाते हैं। जैसे अ से बोलते हैं ना अंगूर, अ के ऊपर जो बिंदु दिया जाता है वो होता है अनुस्वार। और 8वां में होता है कंठ्योष्ठ। 8, 5 और 3 8, कंठ्योष्ठ। कंठ से और ओठ से दोनों, कंठ से और ओठ से क्या होता है? ओ, कंठ से आवाज निकलता है, मैंने पहले कहा दिया था। कंठ से जब आवाज निकलेगा और जिसमें ऊंट दोनों उच्चारण स्थान का प्रयोग करना पड़ता है उसके उच्चारण में, वो कंठ्योष्ठ कहलाता है। ओ, औ, ये आते हैं, यानी उच्चारण स्थान पर आधारित। मैंने उच्चारण के स्थान पर आधारित हमने 8 वर्गों में बांटा है। यहाँ पे मैंने लिखा है, आप ध्यान से देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए स्थान पर, यानी उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 8 होता है।
पहला कंठ, ओ आ, दूसरा तालव्य, ई, तीसरा मूर्धन्य री, चौथा ओष्ठ्य ऊ, पांचवा कंठ्य तालव्य ए, छठा कंठ्योष्ठ, कंठ से ओष्ठ से ओ, सातवां नासिक्य, जो मैं अनुस्वार, ये बिंदु दिया था अनुस्वार में, ये बिंदु पर ध्यान दीजिएगा, अनुस्वार मतलब बिंदु, अनुस्वार अम, ईम, और आठवां होता है दंत, दंत की जो मैं बात करता हूं दंत के साथ ऐसे जैसे री, ये होते हैं 8 स्वर। अब ख में आते हैं प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर, यानी प्रयत्न को भी हम लोग डिफरेंट अलग अलग समूह में बांट के देखते हैं, इसको भी अलग अलग भागों में बांटा गया स्वर को। तो सबसे पहले प्रयत्न को बोलिए, तो प्रयत्न को भी पहला आते हैं। प्रयत्न क्या होता है? उच्चारण काल के आधार पर, पहला इसका वर्गीकरण होता है उच्चारण काल के आधार पर या मात्राओं के आधार पर। उच्चारण काल के आधार पर भी इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? मूल स्वर या ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा पुरुष स्वर। उच्चारण काल के आधार पर उच्चारण करने में जितना समय लगता है उसके आधार पर 3 भाग में भी बांटा गया है स्वर को। पहला मैंने कहा मूल स्वर तथा ह्रस्व स्वर। अब मूल तथा ह्रस्व स्वर क्या है? इसके उच्चारण में, जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है वो मूल तथा ह्रस्व स्वर कहलाता है। मैं फिर से बता दूं कि जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे मूल तथा ह्रस्व स्वर कहते हैं। कौन कौन सा है वो? ओ, छोटा ई, छोटा ऊ, री शब्द, यानी 4 होते हैं मूल ह्रस्व स्वर। दूसरा आता है दीर्घ स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगुना समय लगे, याद रखिएगा, जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की या मूल स्वर की अपेक्षा दुगुना समय लगे उसे हम लोग दीर्घ स्वर बोलते हैं। अब दीर्घ स्वर क्या क्या होते हैं? तो आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, ये हो गए दीर्घ स्वर। तीसरा आते हैं पुरुष स्वर। वह मूल स्वर जिनके उच्चारण में तिगुना समय लगता है, यानी जिसके उच्चारण में मूल स्वर से तिगुना समय लगता है उसको हम लोग बोलते हैं पुरुष स्वर। पुरुष स्वर को 3 जैसा लिखा जाता है। इसका उच्चारण होता है जैसे हम ओम का करते हैं, ओम। इसमें क्या होता है देखिएगा, जब ओ के बाद 3 बार 3 आकार का लिखा रहता है, ये होता है पुरुष स्वर। अब आइए ब्लैक बोर्ड पर मैं आपको समझा दूं, आप ध्यान से देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। प्रयत्न के आधार पर पहला क्या? उच्चारण काल के आधार पर, मैंने उच्चारण करने में जितना समय लगता है उसके आधार पर मैं बात कर रहा हूं, या मात्राओं के आधार पर भी बोल सकते हैं। तो पहला आता है मूल तथा ह्रस्व स्वर, जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। तो क्या है? ओ, ई, ऊ, री, ये 4 हो गए। 1 2 3 4 होते हैं इसमें। दीर्घ स्वर, जिनके जिस स्वर के उच्चारण में मूल तथा ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। आ, और जोड़ ओ, आ होता है, याद रखिएगा, यानी 2 ठो मिलके दुगना हो गया समय लगने के लिए, तो इसको बोलते हैं दीर्घ स्वर। उसी तरह ई को भी आप विखंडित करके देख लीजिए, विभाजित करके 2 मात्राओं का इसमें समय लग जाता है। बड़ा ऊ, ए, ओ, औ हो गया दीर्घ स्वर। अब आते हैं पुरुष स्वर। वह मूल स्वर जिसके उच्चारण में तिगुना समय लगता है। मैंने कहा था जैसे देखिए ये 3 के आकार का ये होता है। अब इसको उच्चारण करेंगे ओम, तो ये क्या होता है? 3 के आकार का, थोड़ा लंबा जाता है ई के उच्चारण में, ओम इस तरह होता है। ठीक है,
तो पहला हो गया उच्चारण काल के आधार पर। अब हम लोग दूसरा आते हैं, उच्चारण के समय जीवा के उठने के आधार। दूसरा क्या प्रयत्न में होता है, उच्चारण के समय जीवा के उठने के आधार पर हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। यहां लिखा हुआ है उच्चारण के समय जीवा उठने के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। पहला है समृद्ध स्वर, दूसरा है अर्ध समृद्ध स्वर, तीसरा है विवृत स्वर, चौथा है अर्ध विवृत स्वर। ये 4 भागों में, यानी उच्चारण करते समय जीव कितना उठता है, इसके आधार पर 4 भागों में स्वर को बांटा गया है। अब आते हैं, पहला मैंने जैसे कहा कि समृद्ध स्वर। समृद्ध का मतलब होता है ढका हुआ, समृद्ध मतलब ढका हुआ, यानी जिसके उच्चारण में जीभ ऊपर उठ जाती है तो उसको बोलते हैं समृद्ध स्वर। ई, देखिएगा जीभ ऊपर उठ गया ना, बड़ी ई, जीभ ऊपर उठ जाता है, ऊ, जीभ ऊपर उठ जाता है तो इसको बोलते हैं समृद्ध स्वर। दूसरा होता है अर्ध समृद्ध स्वर, जीभ का भाग बहुत कम ऊपर उठ जाता है तो उसको बोलते हैं अर्ध समृद्ध स्वर। ई उठता है लेकिन उतना नहीं, ई, ओ, जीभ हल्का सा ऊपर उठता है, अर्ध समृद्ध हो गया। तीसरा हो गया विपरीत स्वर, इसमें जीभ सबसे कम ऊपर उठता है और मुख भाग पूरा खुला रहता है। विपरीत स्वर में क्या होता है, जीभ सबसे कम ऊपर उठता है और मुख का भाग पूरा खुला रहता है, इसको बोलते हैं विपरीत स्वर। आ, मुंह खुल गया, जीभ हल्का से ऊपर गया, ये देखिए जीभ मुंह खुल गया, जीभ थोड़ा सा ऊपर उठा, ये विपरीत स्वर। चौथा में आता है अर्ध विपरीत स्वर। ये अर्ध विपरीत स्वर क्या है, जीभ का भाग विपरीत की तुलना में कुछ अधिक उठा रहता है। जो अभी हम बात की विपरीत स्वर, तो अभी अर्ध विपरीत में क्या होता है, जीभ का भाग विपरीत की अपेक्षा कम उठा रहता है, क्षमा करेंगे अधिक उठा रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं अर्ध विपरीत स्वर। देखिएगा जीभ थोड़ा सा ज्यादा उठ जाता है। ये 4 प्रकार का यहाँ पे उदाहरण दिया है, यहाँ पे मैं आपको स्पष्ट कर दूं। यहाँ देखिए पहला जीभ उठने के आधार पर है समृद्ध स्वर, ई, ऊ, अर्ध समृद्ध स्वर, ए, ओ, विपरीत स्वर, ए, चौथा अर्ध विपरीत स्वर, ओ, यानी आप मिलाएंगे तो सारे स्वर इसमें आ जाते हैं। देखिएगा आप मिला लीजिए ओ, आ, ई, ऊ, ए, ओ, यानी ये जब उच्चारण के स्थान पर देखेंगे तो जीभ को उसी तरह बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। अब आते हैं तीसरा, इसी में तीसरा कैसे वर्गीकरण करते हैं, तो जीभा के भाग के आधार पर, यानी उच्चारण करते समय स्वर के, मैं बात कर रहा हूं स्वर के उच्चारण करते समय जीभ का कौन सा भाग सक्रिय रहता है, उस आधार पर भी 3 भागों में बांटा गया है। क्या, तो जीभा का आगे भाग, जीभा का पीछे भाग और जीभा का मध्य भाग, 3 भाग होता है जीभ का। तीनों भाग के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले आते हैं अग्र स्वर। जब स्वर के उच्चारण में जीभा का अग्र भाग कार्य करता है तो वह अग्र स्वर कहलाता है। फिर से मैं बता दूं, जब स्वर के उच्चारण में जीभा का अग्र भाग कार्य करता है तो उसको अग्र स्वर कहते हैं। जैसे ई, ये जीभा देखिएगा आगे वाला पोर्शन ज्यादा कार्य करता है, बड़ी ई, ऐ, ये उसको बोलते हैं अग्र स्वर। दूसरा होता है पश्च स्वर, जो जीभ का पीछे वाला भाग जब कार्य करेगा तो उसको बोलते हैं पश्च। यानी जब स्वर के उच्चारण में जीभा का पीछे का भाग कार्य करता है वह पश्च स्वर कहलाता है। ऊ, देखिए पीछे वाला ऊपर उठता है, पीछे वाला कार्य करता है, बड़ा ओ, ये पीछे वाला भाग कार्य करता है। अब आते हैं तीसरा मध्य स्वर। मध्य स्वर यानी जब स्वर के उच्चारण में जीभा का मध्य भाग क्रियाशील रहता है तो उसको बोलते हैं मध्य स्वर। देखिए कि बीच वाला भाग ज्यादा सक्रिय रहता है। तो जीभा के भाग के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ भी आप ध्यान देंगे जीभा के भाग के आधार पर अग्र स्वर, मैंने कहा जब जीभा का आगे वाला भाग सक्रिय रहेगा तो उसको अग्र स्वर कहते हैं। जैसे ई, ए,
ऐ 4 होते हैं। अब आते हैं पर्श्व स्वर। जब जिह्वा का पीछे का भाग, जब स्वर के उच्चारण में जिह्वा का पीछे का भाग कार्य करता है या क्रियाशील करता है, उसको बोलते हैं पर्श्व स्वर। ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, यहाँ भी हो गया। और मध्य भाग, जब स्वर के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग क्रियाशील करता है, उसको बोलते हैं मध्य स्वर। मध्य स्वर में क्या देखेंगे? अ, आ, यानी सारे आ गए। देखिए अ, आ, ई, ए, ऐ, ऊ बीच में था, ओ, औ, सभी आ गए स्वर। अब आते हैं चौथा में, होठों की स्थिति के आधार पर। होठों की स्थिति के आधार पर क्या करते हैं? 2 भाग में बांटा गया है। ओंठ की क्या स्थिति है? तो उच्चारण के समय ओंठों की जो स्थिति बनती है उसके आधार पर 2 भाग में बांटा गया है। पहला होता है वृत्तमुखी, दूसरा होता है आवृतमुखी। यहाँ भी मैंने लिखा है ओंठों की स्थिति के आधार पर वृत्तमुखी और दूसरा है आवृतमुखी। अब इस पर हम चर्चा करते हैं वृत्तमुखी आवृतमुखी क्या है। तो वृत्तमुखी मतलब होता है इसमें दोनों ओष्ठ गोल वृत्ताकार भाग बनाते हैं। वृत्तमुखी में क्या होता है? वृत्त मतलब समझते हैं सर्कल, सर्कल होता है। वृत्त आप पढ़े होंगे गणित में, आप लोग समझेंगे। वृत्त ऐसे भी समझते होंगे, मैं यहाँ पर बता के दिखा दूं। ये देखिए वृत्त क्या होता है? ये गोला सा सर्कल। तो वृत्तमुखी, मुख मतलब मुंह, जब वृत्त के जैसा मुंह पूरा हो जाए, यानी जब जिस स्वर के उच्चारण में दोनों ओष्ठ गोल वृत्ताकार भाग बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वृत्तमुखी। वृत्तमुखी में कौन कौन है? ऊ, देखिए पूरा गोल बन जाता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों में। ओ, औ, इसको बोलते हैं वृत्तमुखी स्वर। अब आते हैं दूसरा आवृतमुखी। इसमें दोनों ओष्ठ दीर्घ वृत्ताकार भाग की तरह बन जाते हैं। दीर्घ वृत्ताकार, पहला मैंने कहा कि इस दोनों ओष्ठ गोल वृत्ताकार भाग बनाते हैं और इसमें क्या होता है? दीर्घ वृत्ताकार बन जाता है। तो ये आवृतमुखी कहलाता है। अब आवृतमुखी में क्या है? अ, माने बड़ा सा, ये बहुत बड़ा बनता है। इसमें उसमें बनता है छोटा सा, लेकिन उसमें तो दोनों ओष्ठ गोल वृत्ताकार बनाते हैं। एकदम छोटा सा गोल बनेगा तो उसे बोलते हैं वृत्तमुखी। आवृतमुखी में क्या होता है? इसमें दोनों ओष्ठ दीर्घ वृत्ताकार भाग की तरह बन जाते हैं। जैसे अ, आ, गोल रहता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है। ई, ए, ऐ, ये जो भी है ये स्वर कहलाते हैं। मैंने यहाँ पर उदाहरण भी लिखा है, आप यहाँ पर स्पष्ट समझ लेंगे कि पहला वृत्तमुखी, ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। आप देखेंगे पूरा गोल हो जाता है वृत्तीय आकार का, और इसमें बड़ा होता है। इसमें क्या होता है? दोनों ओष्ठ दीर्घ वृत्ताकार भाग की तरह बन जाते हैं। इसको बोला जाता है आवृतमुखी। ओ, आ, ई, ए, ऐ, ओ, औ, है ना? तो ये मुष्टों की स्थिति के आधार पर ये होता है स्वरों का वर्गीकरण। अब आते हैं कुछ न स्वर होते हैं न व्यंजन, उसको हम लोग बोलते हैं अयोग विभाग। तो इस पर भी हम लोग चर्चा करें। आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। यहाँ आप चर्चा करते हैं अयोग विभाग। अयोग भाव पांचवा जो मैंने कहा। अब आते हैं अयोग भाव। अयोग भाव का मैंने यहाँ पर उदाहरण दिया है कि होता क्या है, ये आप लोग स्पष्ट रूप से समझ लेंगे क्या होता है। स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण अयोग भाव क्या है? अंग और अ स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण है। ये ना तो स्वर है और ना व्यंजन है। इनका प्रयोग स्वर तथा व्यंजन के बाद होता है। इसको अयोग भाव बोला जाता है। 2 होते हैं अयोग भाव, अंग अप, इसीलिए मैंने देखा कि मैंने स्वर में नहीं रखा इसको, ठीक है। अब आते हैं ये अयोग भाव में अनुस्वार। अनुस्वार पहला क्या है? अनुस्वार। इसका उपयोग स्वर के बाद किया जाता है। इसकी ध्वनि नाक से निकलती है, इसीलिए इसको अनुस्वार बोला जाता है। और इसका प्रयोग वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है। इसका कैसे प्रयोग होता है? अनुस्वार की मैं बात कर रहा हूं, मैंने यहाँ भी लिखा है अनुस्वार। यहाँ देखिए बिंदु मैंने बनाया है। तो अनुस्वार क्या है? इसका प्रयोग स्वर के बाद किया जाता है। जब स्वर है उसके बाद इसका क्या होता है? इसकी ध्वनि नाक से निकलती है और इसका प्रयोग वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है। यहाँ पर लिखा हूं, यहाँ बिंदु दिया है। जैसे
अंगल, और यहाँ पर देखिए ना अंगल, मंगल, और मंगल, दंगल, ये सब क्या है, ये चंद्र बिंदु के रूप में इसका प्रयोग किया है। जंगल भी बोल सकते हैं, दबंग, ये चल सकते हैं। दूसरा आते हैं अनुनासिक, यहाँ लिखा भी है मैंने अनुनासिक, यहाँ पर देखेंगे चंद्र बिंदु दिया हुआ है। तो इसके उच्चारण में मुंह से अधिक तथा नाक से कम श्वास निकलता है। पहले मैंने क्या कहा, इसका उपयोग स्वर के बाद कहता है, इसमें क्या होती है, इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। अनुनासिक अनुस्वार में क्या होता है, ध्वनि नाक से निकलती है, इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। और अनुनासिक में क्या होता है, इसके उच्चारण में मुंह से अधिक तथा नाक से कम श्वास निकलता है। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु होता है, इसके चिन्ह को क्या बोलते हैं, चंद्र बिंदु। अब जैसे यहाँ पर मैंने उदाहरण दिया है, अनुनासिक में देखेंगे यहाँ चंद्र बिंदु, चिन्ह इसका है आ, गा, बांस। अब मैंने द्रष्टव्य लिखा है। अब द्रष्टव्य से क्या तात्पर्य है कि आजकल हिंदी पत्रकारिता में अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होने लगा है। यानी ये तो अनुनासिक है, चंद्र बिंदु की जगह अनुस्वार का प्रयोग होने लगा है, ये बिंदु का देगा। तो आजकल पत्रकारिता में आप जहाँ भी देखेंगे, पत्रकारिता में पेपर में आप पढ़ेंगे, हिंदी पेपर की जब भी बात करें पत्रकारिता में, तो अधिकांशतः आप पाएंगे कि अनुनासिक का प्रयोग नहीं होता है, उसकी जगह अनुस्वार का ही प्रयोग होता है। जैसे आँख, हम यहाँ लिखा है ना चंद्र बिंदु तक आँख, ये भी पत्रकारिता में इस तरह आँख लिखकर यानी अनुस्वार का प्रयोग करके। उसी तरह बांस मैंने लिखा है, उस तरह बांस लिखते हैं। तो ये द्रष्टव्य है, मैंने ध्यान देने की बात है कि आजकल हिंदी पत्रकारिता में अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है। तीसरा आते हैं विसर्ग। किसी वर्ण के अंत में लगने वाले दो बिंदुओं को विसर्ग कहा जाता है। फिर से मैं बता दूं, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। विसर्ग, किसी वर्ण के अंत में लगने वाले दो बिंदुओं को विसर्ग कहा जाता है। यहाँ पर देखेंगे दो बिंदु दिखाया भी गया है, आप ध्यान से देखेंगे, एक बिंदु, इसको विसर्ग बोला जाएगा। कब इसका प्रयोग होता है, जैसे अता, आता, दुख, ये देखिए इसको विसर्ग बोला जाता है। तो ये स्वर होता है, स्वर यही समाप्त होता है। मेरे को पूरे डिटेल्स में बताना था, मैंने यहाँ पर चर्चा किया। अगर चाहेंगे तो फिर से मैं इसको अयोग वाक्यों में बता दूं। अयोग वाक स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण है, ये न तो स्वर है न व्यंजन है, जैसे अ और अ। अनुस्वार, इसका उपयोग स्वर के बाद किया जाता है, इसकी ध्वनि नाक से निकलती है, इसका प्रयोग वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है, जैसे अंगल, जंगल, मंगल, दबंग, समझो बिंदु दिया जाता है। अनुनासिक, इसके उच्चारण में मुंह से अधिक तथा नाक से कम सांस निकलती है, इसको अनुनासिक बोलते हैं। चंद्र बिंदु, इसका चिन्ह चंद्र बिंदु होता है। लेकिन द्रष्टव्य में मैंने कहा, ध्यान देने की बात है, स्पष्ट रूप से समझिए कि आधुनिक युग में पत्रकारिता में अनुनासिक की जगह अनुस्वार का प्रयोग होने लगा, यानी बिंदु का प्रयोग, चंद्र बिंदु की जगह बिंदु का प्रयोग होने लगा है। और तीसरा विसर्ग, किसी वर्ण के अंत में लगने वाले दो बिंदुओं को विसर्ग कहा जाता है। उदाहरण बड़ा स्पष्ट है, मेरे को समझ में आया, मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। पूरे विभाग लिखेंगे, पूरे इसके भाग को वर्गीकरण करके लिखेंगे, यानी स्वर क्या होता है, स्वर को कितने भागों में बांटा जा सकता है, प्रत्येक अदर को मैंने वर्णन किया है। आज का क्लास यही समाप्त होता है। थैंक्स।